चलो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट टॉपिक हमारा कोरोजन रह गया था, उसको देख लेते हैं एक बार। बाकी हमने प्राइमरी सेकेंडरी बैटरीज दोनों में दो दो टाइप की बैटरीज देख ली थी। प्राइमरी में देखे थे लक्लांशिया सेल, और एक और कौन सा था लक्लांशिया सेल के अलावा? मर्क्यूरी सेल, है ना। और सेकेंडरी में दो देखे थे, एक था हमारा लेड स्टोरेज और दूसरा था कैटलिन बैटरी। ठीक है, ओके। इसको मैंने लिख के आने बोला था कि कोरोजन वाला पार्ट आप लोग लिखना, ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही रहेगा। तो इसमें क्या है, कोरोजन क्या होता है? बेसिकली इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, है ना। अपन ऑक्सीडेशन पढ़ते थे, उसमें कोरोजन और रेंसिडिटी दोनों ही ऑक्सीडेशन का एप्लीकेशन है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन ही ऑक्सीडेशन होता है, तो दोनों में ही मेटल का कोरोजन होना यानी कि मेटल ऑक्सीडाइज हो जाना, और खाने का ऑक्सीडेशन को रेंसिडिटी बोलते थे। ठीक है, तो a metal is oxidized by the loss of electrons to oxygen and formation of oxide Fe2O3। ठीक है, corrosion of iron commonly known as rusting occur in the presence of water and air, दोनों चाहिए। At a particular spot of an object made up of iron, oxidation takes place, और इसी को हम कहते हैं क्या? एनोड। जिस स्पॉट में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा यानी कि आयरन विल बी ऑक्सीडाइज टू Fe2+, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बन जाएगा Fe2+। करेक्ट है? ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहां पर होता है? एनोड पर। तो वो स्पॉट हमारा बिहेव करेगा लाइक एनोड। ठीक है, ओके। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है आयरन ने, आपको यहाँ पे 4 दिखा क्योंकि हमने सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, पूरे इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो दोनों आयरन दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन आयरन में ही ट्रेवल करेंगे। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड एट एनोडिक स्पॉट यानी कि एनोड में मूव थ्रू द मेटल एंड गो टू अनदर स्पॉट, दूसरे स्पॉट में जाएंगे जहां वो ऑक्सीजन को रिड्यूस करेंगे। हो गया आपका आयरन का तो ऑक्सीडेशन हो चुका है ना। अब दूसरा प्रोसेस क्या बचा हुआ है? रिडक्शन बचा हुआ है। तो वो ऑक्सीजन को जाके क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। ये आपका ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन वही 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो गया। समझ आ रहा है 4 इलेक्ट्रॉन क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन 2 एटम है, O2, और दोनों O2 को क्या चाहिए? 2-2 ऑक्सीजन, सॉरी 2-2 इलेक्ट्रॉन O2 नेगेटिव बनने के लिए, है ना। तो इसलिए 2 ऑक्सीजन को 4 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, इसलिए वहां पे पहले से हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वरना वो आगे जाके लगता 2, तो हम फिर बाद में इलेक्ट्रॉन को ये 2 मल्टीप्लाई करते। देखिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्योंकि O2 2 ऑक्सीजन है, दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे टू बिकम ऑक्साइड। एम आई क्लियर? ठीक है, ओके, ठीक। अब यहाँ से एक और चीज लिखी हुई है H पॉजिटिव। H पॉजिटिव मतलब एसिड, और ये एसिड कहां से आया? तो इट इज बिलीव दैट कि हाँ वाटर है तो वो CO2 के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा? कार्बोनिक एसिड। वो वीक एसिड होता है बट H+ तो आ रहा है ना वहां से। तो reduced oxygen in the presence of H positive which is believed to be available from H2CO3, इसी को बोल रहा हूँ कार्बोनिक एसिड। जो ये कैसे बना होगा? H2O+, नेचर में सराउंडिंग में CO2 तो है ही, दोनों ऐड होकर क्या बन गए? H2CO3, कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड है। ठीक है, formed due to dissolution of carbon dioxide from air into the water. This spot behaves as cathode with the reaction, ये रिडक्शन का। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ जो लूज हुए वही 4 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो बन गया वाटर। ठीक है, दोनों को ऐड कर दोगे तो ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा व्हिच इज दिस। 4 इलेक्ट्रॉन वहां के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ के कैंसिल आउट हो गए, बाकी आपका दोनों को ऐड करने पे ये रिएक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम में वही चीज है जो अभी अपन पढ़े कि एक स्पॉट है जहां पर आयरन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, Fe2 पॉजिटिव बन रहा है। अच्छा एक चीज और बच गई यहाँ पर, देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है ना रस का, वो होता है Fe2O3 ना कि FeO। रस का फॉर्मूला ये होता है ना कि ये, तो ये तो FeO किससे बना होगा? Fe2+ और O2 नेगेटिव को मिला करके FeO बनेगा, राइट। बट ये जो Fe2 पॉजिटिव निकला है ये और एरियल ऑक्सीडेशन होगा इसका। एरियल ऑक्सीडेशन मतलब जो एयर में ऑक्सीजन है वो इस Fe2 पॉजिटिव को ऑक्सीडाइज करके क्या कर देंगे? Fe3 पॉजिटिव फेरिक में कन्वर्ट कर देंगे। आयरन से पहले वो फेरस बना, अब बनेगा फिर से ऑक्सीडाइज होकर के फेरिक। तो यहाँ पे देखो लिखा है द फेरस आयन आर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फेरिक आयंस व्हिच कम्स आउट एज रस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। पानी तो पहले से ही हमारे पास पानी तो है ही,
बस यही Fe2O3 बन जाएगा, और वो जितना भी पानी है वो इस तरीके से हम लगाते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं अपन। रस्ट का फॉर्मूला ये होता है। वो XH2 इसलिए लिखे हैं कि डिपेंडिंग अपॉन कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है वो वेरिएबल है। इट्स नॉट लाइक कि जैसे ब्लू विट्रियोल का 5H2O फिक्स होता था, FeSO4 के साथ 7H2O फिक्स होता है, वॉशिंग सोडा के साथ 10H2O फिक्स होता है, वैसे इसका ऐसा नहीं है, इसलिए एक्स लिख दिए, मतलब वेरिएबल है। समझ रहे हैं क्या? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि पानी कितना अवेलेबल है आजू बाजू। पानी ज्यादा अवेलेबल होगा तो वो एक्स का नंबर बढ़ भी सकता है ना, या वो कम भी हो सकता है, तो इसलिए एक्स लिख दिए। एम आई क्लियर? ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ना, .XH2O। समझ रहे हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसके एक क्रिस्टल के साथ एक मॉलिक्यूल का कितना वाटर ऑफ मॉलिक्यूल अटैच्ड है, उसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ये डायग्राम में हम यही दिखा रहे हैं कि जितने भी Fe हैं ये सब Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहे हैं, एनोडिक स्पॉट, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके जा रहा है और ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, फॉर्मिंग वाटर। ठीक है, और यही आयरन और फर्दर ऑक्सीडाइज हो रहा है एयर ये कहां से, ये क्या है आपका एटमॉस्फेयर, वहां के ऑक्सीजन से ये Fe2 पॉजिटिव और ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रहा है, Fe2O3, फेरिक, फेरिक ऑक्साइड .XH2O, ये हमारा रक्त होता है। ठीक है, तो एनोड कैथोड बन गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, मतलब ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। ठीक है, बस ये है कि अलग अलग बीकर नहीं रखा हमने, है ना, ऐसे अलग से इलेक्ट्रोलाइट नहीं रखा, इलेक्ट्रोड नहीं डिप किए, तो वो दिखने में वैसा नहीं दिख रहा आपको सेल, वो दिखने में एक आयरन का टुकड़ा ही दिख रहा है, बट वहां पे भी वही रिएक्शंस हो रहे हैं जो हमारे सेल के अंदर होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, तो इससे क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट होगा। ठीक है, बाकी प्रिवेंशन आपको पता है, पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, वही सब है। एक बार रीड कर लेते हैं। वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन इज टू प्रिवेंट द सरफेस ऑफ द मेटेलिक ऑब्जेक्ट टू कम इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर। दिस कैन बी डन बाय कवरिंग। अब कवरिंग आप पेंट से कर सकते हो या कुछ ग्रीस से कर सकते हैं। अनदर सिंपल मेथड इज टू कवर द सब्सटेंस बाय अदर मेटल, जैसे कि जिंक हो गया, ऐसे मेटल जो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है उन्हीं का लेयर करेंगे, उससे कम रिएक्टिव वालों का नहीं करेंगे, उससे जो ज्यादा रिएक्टिव वाला उसका करेंगे, ताकि ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट करेगा, वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ, तो हमारा इस तरीके से आयरन बच जाएगा। इसको अपन एक तरह से सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, कि उस मेटल ने सेक्रीफाइस कर दिया अपने आप को आयरन को बचाने के लिए। ठीक है, तो दो एग्जांपल लिखे हैं, टिन और जिंक का, दोनों से अपन कर सकते हैं। स्पेशली जिंक वाले के लिए नाम क्या देते हैं अपन, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, that are inert or react to save the object. An electrochemical method is to provide a sacrificial electrode of another metal like magnesium zinc, which corrodes itself but saves the object. ठीक है, तो इतना कोरोजन में अपन याद रखेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट कि कोरोजन कैसे होता है, एनोड कैथोड वहां भी बन रहा है, रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट, जैसे बैटरी में वहां, अरे एनोड कैथोड वहां भी है, जैसे हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है, इलेक्ट्रॉन भी फ्लो होके जा रहा है, बस ये है कि हमारे सेल में इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू फ्लो होके जा रहा था, अंदर सॉल्ट ब्रिज अलग से लगाए थे, बट ये एक नेचुरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो अपने आप बना हुआ है, बट इतना इसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है जितना हमें मिलता है। जैसे 1.1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट हम निकाल रहे थे ना जिंक का, वो डेनियल सेल का 1.1 आ रहा था, हमने लेक्लांचे सेल का देखा था 1.5 आ रहा था, उतना हाई वोल्टेज नहीं मिलेगा इससे, बट सेल इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज वो सारी चीजें इसमें भी हो रही है जो हमारे नॉर्मल सेल में हो रही है। एनोड यहां भी बन गया क्योंकि आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, और फिर वो जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो कहीं ना कहीं लॉस थोड़ी ना होगा, कहीं ना कहीं उसको भी कोई गेन करेगा, मतलब रिडक्शन भी हो रहा है। तो जहां पर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन अपने आप हो रहा हो स्पॉन्टेनियसली, जिससे अपने आप उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर ही रहे हैं, तो उसको अपन कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बुक लाएं क्या, एनसीईआरटी निकालो बुक। कुछ क्वेश्चंस तो हम कर चुके हैं, है ना, बचे हुए क्वेश्चंस को मैंने एक पीडीएफ में लिया है, उसको अपन देखते हैं एक एक करके। देखो पहला क्वेश्चन,
इंडेक्स क्वेश्चन ही बहुत सारे हम कर चुके थे लगातार लाइन से। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। बुक नहीं लाया तो सामने क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोल रहा है? अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। ये अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन पढ़े थे ना कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये अपन 10th में भी अगर ये क्वेश्चन आता तो हम बना लेते वो रिएक्टिविटी सीरीज को देख करके। आया ना? जो ऊपर रहता है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा ना, है ना, और जो नीचे रहेगा वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जैसे जिंक और कॉपर का हम करते थे कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इट कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट सोल्यूशन, बट कॉपर कैन नॉट डू द सेम जिंक के साथ। तो बताइए सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले, अरे मैग्नीशियम आएगा सबसे पहले। आप वैल्यूज याद रख लो ना। आप वो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाले थे उसमें जिंक का वैल्यू कितना था? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट। टेबल में माइनस लिखा होगा बिकॉज वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल है। एमजी का तो 2 पॉइंट समथिंग था मेरे हिसाब से। आप लोग तो क्वेश्चन भी सॉल्व किया ना मैग्नीशियम के। रखे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है आप लोग की बुक में होगी, देखो। बताओ मुझे मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी लिखी है उसमें? -2.36 ना। हाँ, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितनी है इसकी? 2.36 वोल्ट। तो सबसे हाईएस्ट तो यही होगा। कॉपर का तो आपका ऑलरेडी प्लस में रिडक्शन पोटेंशियल रहता है, तो रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस में होगा, जो कि कितना होगा? -0.34 वोल्ट। 34 ही था ना। टेबल में प्लस लिखा है क्योंकि वो रिडक्शन पोटेंशियल है। पर मेटल का रिएक्टिविटी तो ऑक्सीडेशन से पता करोगे ना। याद रखना मेटल नॉन मेटल का डेफिनेशन क्या होता है जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि मेटल वो होते हैं जो ऑक्सीडाइज होते हैं और नॉन मेटल वो होते हैं जो रिड्यूस होते हैं। नॉन मेटल हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। आपने पढ़ा ना कि मेटल लूज करके कैटायन बनता है, तभी तो उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल रहे हैं ना। तो इसलिए ऑक्सीडेशन इज द मेजर ऑफ मेटल रिएक्टिविटी। अगर आपको मेटल की रिएक्टिविटी चेक करनी है तो हम उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे। जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल, उसका ऑक्सीडेशन पहले होगा। जैसे रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस में अपन ने कैसे लिखा था? मोर द रिडक्शन पोटेंशियल मोर इजली इट विल गेट रिड्यूस। ऐसा बोले थे ना अपन। वो वैल्यू देख करके तो डिसाइड करे थे ना कैथोड कौन होगा एनोड कौन होगा। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज -0.76 वोल्ट एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज +0.34 वोल्ट। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? कॉपर विल बी कैथोड एंड जिंक विल बी एनोड। एम आई क्लियर? चलो ये तीन का तो वैल्यू लिख दिया। एफई का बताओ। एफई ऑलरेडी जिंक से कम रिएक्टिव है, तभी तो अपन जिंक का कोटिंग एफई में करते हैं। कितना है इसका? 0.7677। और एल्यूमिनियम का 1.1.63। 1.66। अब आप अरेंज कर लो सबसे पहले कौन आएगा। ऑर्डर ऑफ दे डिस्प्लेस ईच अदर, तो सबसे पहले आएगा आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सबको कर पाएगा डिस्प्लेस। नेक्स्ट आएगा हाँ एल्यूमिनियम, फिर हाँ देन जिंक, देन आयरन एंड लास्ट में लिख लो उसको। एक्सरसाइज हेड डाल लेना, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। ये ऑर्डर में रहेंगे, ठीक है। हाँ, आयरन का एक बार वैल्यू चेक करो फिर से। कौन सा आयरन देख रहे हो एक बार देखना। मैंने 0 एक सेकेंड। आयरन का 0.77 तो है, और उसका क्या है? अच्छा, -0.44 है।
Fe का है तो 0.44 होगा ना इसका। आप लोग Fe3 का बताए थे क्या मुझे? 0.77। नहीं, बट जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से। हम रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ते थे ना, तो उसमें जिंक ऊपर होता है, आयरन नीचे होता है। ठीक है, तो ऑर्डर तो यही होगा, करेक्ट है। हाँ, वैल्यू छोड़ दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हो गया, ये लिख लिया ना इसका आंसर। इसमें सिल्वर भी दिया है क्या आप लोग की बुक में? सिल्वर तो नहीं है ना, इतना ही है ना लिमिट। सिल्वर होगा तो लास्ट वो रहेगा ना, क्योंकि कॉपर से कम रिएक्टिव सिल्वर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। ये रिड्यूसिंग पावर वाला है, मतलब जो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और सबसे पुअर रिड्यूसिंग एजेंट, ये देखना है अपन को, उसका ऑर्डर। तो ये सबकी क्या लिखी हुई है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखी है ना, देखो हमको इसी से समझ में आया कि सबकी क्या लिखी हुई है, रिडक्शन पोटेंशियल। के प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब के बनेगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। सबके में ऐसे ही लिखा हुआ है, राइट? तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसकी है? सिल्वर की है। तो ये रिड्यूस होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका क्या होता है, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता वो, तो उसका रिड्यूसिंग पावर कम होगा। समझ रहे हैं क्या? तो सबसे कम तो उसी का होगा, अपन को तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, सिल्वर। एम आई क्लियर? जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो उसका रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग पावर कम होगा, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा। समझ रहे हैं क्या? चलिए बाकी भी अरेंज करिए ऐसे ही। उसके बाद किसका आ रहा है देखो, Hg। हाँ, तो फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका मर्क्यूरी। चलिए बाकी भी ऐसे कर लो। फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीशियम एंड लास्ट में पोटेशियम। ठीक है, एक अपन लाइन लिख लेते हैं इसके लिए कि अपन क्या देख करके इसको इस ऑर्डर में लिख रहे हैं। AgHg, देन Cr, देन आपका मैग्नीशियम एंड लास्ट में पोटेशियम। आप ऐसा वाला साइन लगा सकते हो ना, रिड्यूसिंग पावर बढ़ रहा है। ठीक है, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। सुन रहे हैं क्या? मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? कि देखो मेटल खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तब तो सामने वाला गेन करेगा ना, तो मेटल ने लूज किया तभी सामने वाला गेन किया, इसका मतलब उसके रिडक्शन में मेटल का हाथ है। मेटल हैव हेल्प्ड दैट एलिमेंट टू गेट रिड्यूस्ड, मेटल रिड्यूसिंग एजेंट हुआ ना। हाँ, तो इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल तो पोटेशियम ही है ना, फिर मैग्नीशियम, फिर क्रोमियम, फिर सिल्वर, फिर सॉरी मर्क्यूरी, फिर सिल्वर। ठीक है, रीजन लिखो इसका नीचे। हायर दी higher the oxidation potential, higher the oxidation potential, higher the oxidation potential, comma, more easily it is oxidized, higher the oxidation potential, more easily it is oxidized। इसका उल्टा क्या होता है? higher the reduction potential, more easily it get reduced, उल्टा। तो ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वो जल्दी ऑक्सीडाइज भी होगा। तो higher the oxidation potential, more easily it is oxidized, and hence greater is the reducing power, and hence greater is the reducing power, and hence greater is the reducing power, and hence greater is the reducing power। ठीक है, कहने का मतलब पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन, यहां समझिएगा और थोड़ा सा अगर समझना आसान भाषा में, तो पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लूज कर देगा इन कंपैरिजन टू सिल्वर। सुन रहे हैं क्या?
दोनों ही लूज करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन, बट पहले कौन करेगा? पोटेशियम। तो पहले ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है, तो इसका रेड्यूसिंग पावर ज्यादा अच्छा है। मतलब यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन वेट कर रहा है कि कौन उसको इलेक्ट्रॉन देगा पहले, कौन उसको रेड्यूस करेगा। तो पहले कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? पोटेशियम। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, उसका होगा ऑक्सीडेशन, उसका इलेक्ट्रॉन ये रिसीव कर लेगा इसके पहले। समझ रहे ना? तो इसको रेड्यूस किसने किया? क्लोरीन को पोटेशियम ने, ना कि सिल्वर ने। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल, क्वेश्चन नंबर 3। डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल, डिपिक्ट मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है आपसे, वही अपन सॉल्ट ब्रिज वाला जो रिप्रेजेंटेशन लिखते थे। इन विच रिएक्शन दिया हुआ है आपको, फर्दर विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज यानी कि आपसे एनोड पूछ रहा है, एंड पॉजिटिवली चार्ज यानी कि कैथोड पूछ रहा होगा, पर सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पूछा है तो एनोड। ठीक है, फिर उसके बाद कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल, एंड लास्ट है इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। तो पहले तो रिप्रेजेंटेशन लिखो, कैसे लिखोगे रिप्रेजेंटेशन? Zn चेंज हो रहा है Zn2 प्लस में, और Ag प्लस चेंज हो रहा है Ag में। यहां पे हमारा एनोड कौन है? जिंक। मतलब इसका अगर मैं सेल बनाऊंगा तो कैसा दिखेगा सेल? ये रहा जिंक और ये रहा सिल्वर, एक्सटर्नली ज्वाइंट बाय अ वायर, बीच में गैल्वेनोमीटर या पोटेंशियोमीटर, एंड बीच में रहेगा इनके सॉल्वेंट। सेल ऐसा दिखेगा इसका। ठीक है, जिंक लेफ्ट में लिखा हूं क्यों? क्योंकि जिंक एनोड है, और सिल्वर को राइट में लिखा हूं बिकॉज सिल्वर कैथोड है। तो रिप्रेजेंटेशन करते समय भी जिंक को लेफ्ट में लिखेंगे और सिल्वर को राइट में। तो रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा इसका? Zn, एक इंटरफेस बनाएंगे, ये वाला बाउंड्री जो इसका इलेक्ट्रोड का बाउंड्री है, गिव्स Zn2 प्लस, कुछ वो तो दिया नहीं है इसका कंसंट्रेशन, तो एक्वस लिख के छोड़ दो, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, राइट साइड में क्या हो रहा है? Ag पॉजिटिव चेंजिंग इनटू Ag, तो Ag पॉजिटिव चेंजिंग इनटू Ag। यहां पे भी इसके में भी एक्वस लिख सकते हैं। तो ये वाली चीज हो रही है एनोड में, और ये चीज हो रही है कैथोड में, बीच में है सॉल्ट ब्रिज। तो ऐसे अपन एक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया डिपिक्ट द सेल। अगला देखो, विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड? हाँ, एनोड। एनोड मतलब कौन है? जिंक। तो लिख लो जिंक इलेक्ट्रोड, है ना। सेकेंड पार्ट हो जाएगा इसका, एक्चुअली वो फर्स्ट पार्ट ही है, जिंक इलेक्ट्रोड, है ना। नेगेटिवली चार्ज कौन होगी? जिंक इलेक्ट्रोड। उसका भी रीजन है, समझना इधर। जिंक एक एक करके यहां से निकलता जाएगा, सुन रहे हैं क्या? जिंक एक एक करके यहां से निकल के Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, लिविंग बिहाइंड 2 इलेक्ट्रॉन हियर। वही 2 इलेक्ट्रॉन तो ये वायर के इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं कि जाओ, रिपेल कर रहे हैं। बट ये जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, उसके कारण बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिसके कारण एनोड बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड पोल, जस्ट उल्टा ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बिकॉज इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता था और कैथोड नेगेटिव होता था। समझ रहे ना? आज तक हम तो इलेक्ट्रोलिसिस ही पढ़ते आ रहे थे ना, हम क्लास 8 से इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं, 8 में पढ़े, 10th में पढ़े, है ना। अब 12th में पहली बार हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमको पता चला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कुछ होता है। वरना हम आज तक तो एनोड को पॉजिटिव ही मानते थे और कैथोड को नेगेटिव मानते थे, बट यहाँ उल्टा हो गया है, एनोड नेगेटिव हो गया, कैथोड पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, क्योंकि सेल भी तो उल्टा है, सेल भी तो काम उल्टा कर रहा है भाई। वो वाला सेल आपका इलेक्ट्रिकल टू केमिकल करता था, ये केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कर रहा है, तो काम उल्टा कर रहा है तो चीजें भी उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, हाँ चलो अगला, द कैरियर ऑफ करंट क्या होगा? कैरियर्स ऑफ करंट इन दी सेल, इलेक्ट्रॉन ही तो होंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके जा रहा है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, और इंडिविजुअल रिएक्शन क्या लिखोगे? एनोड में क्या हो रहा है? Zn गिव्स यू Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यही 2 इलेक्ट्रॉन आपका सिल्वर गेन करेगा, इसलिए तो 2 Ag पॉजिटिव ले रहे हैं ना। सिंगल Ag पॉजिटिव तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गिव्स यू Ag, तो मल्टीप्लाइंग इट बाय 2, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो 2 गेन करने के लिए कोई होना चाहिए, तो 2 Ag पॉजिटिव गिव्स यू 2 Ag। ठीक है, करंट का
डायरेक्शन क्या है वैसे? हाँ, सिल्वर टू जिंक। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है जिंक टू सिल्वर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लूज जिंक कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन जिंक से सिल्वर के पास जाएगा, बट करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम सिल्वर टू जिंक। ठीक है, चलिए डन। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, calculate the standard cell potentials of galvanic cell in which the following reactions take place। दोनों का रिएक्शन दिया हुआ है और दोनों में आपको फिर लास्ट में क्या बोला, कैलकुलेट डेल आर जी नॉट गिब्स और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब लॉग वॉग निकालना पड़ेगा यहाँ पे अपने को। पहले आप ई नॉट सेल तो निकालो दोनों का। ई नॉट सेल क्या होता है? व्हाट इज ई नॉट सेल? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अच्छा, यहाँ पे हमें वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना नर्स्ट, क्योंकि कुछ दिया तो नहीं है कंसंट्रेशन, तो स्टैंडर्ड ही मानेंगे। अगर कुछ कंसंट्रेशन चेंज होता तो ब्रैकेट में लिखा रहता कंसंट्रेशन, कुछ नहीं है तो अपन स्टैंडर्ड मान के चलेंगे। तो ई नॉट सेल निकालो। फर्स्ट केस में क्या होगा जल्दी बताइए, वैल्यूज दी है क्या? नहीं दिए, इसमें तो दिए, तो आप लोग टेबल से देख लो, आप लोग के पास टेबल होगी, देख के क्या लग रहा है कौन एनोड है कौन कैथोड है? कैथोड सीडी है। हाँ देखो ना, सीआर से Cr3+ बनना मतलब ऑक्सीडाइज होना, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, वो किसमें होता है? एनोड में। और ये Cd2+ से Cd बनना मतलब गेन करना इलेक्ट्रॉन। तो यहां समझ में आ रहा है कि क्रोमियम क्या है? क्रोमियम इज एनोड एंड कैडमियम, Cd क्या है? कैडमियम, कैडमियम इज कैथोड। ठीक है, तो वैल्यू मिली क्या आप लोग को बुक से? कैडमियम की, कैडमियम और क्रोमियम की -0.74 है क्रोमियम की वैल्यू, मिला। ई नॉट ऑफ Cr3+ Cr इज -0.74 वोल्ट, ये क्रोमियम का वैल्यू है। और कैडमियम का वैल्यू भी लिख रहा हूं, ध्यान देना। ई नॉट ऑफ कैडमियम 2+ से कैडमियम इज -0.40 वोल्ट, ये आपको दिया हुआ है। इसको भी देख के समझ में आ रहा है ना किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? कैडमियम का। माइनस में छोटी वैल्यू बड़ी होती है ना, समझ रहे हैं क्या? तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उसका रिडक्शन, रिडक्शन किसका होता है? कैथोड का। तो ये हो गया आपका कैथोड, ये हो गया एनोड, बस वैल्यू माइनस कर दो, आपको ई नॉट सेल आ जाएगा। समझ रहे हैं क्या? बेसिक क्या है हमारा? ई नॉट सेल का फॉर्मूला। दूसरा चीज है इंपॉर्टेंट यहाँ पे पहचानना कि एनोड कौन है, और ये वैल्यू दी रहेगी एग्जाम में, टेंशन मत लो ना कि वैल्यू कैसे याद रहेगी हमें। आपको इतनी सारी वैल्यू याद नहीं रखनी सबकी वोल्टेज, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। और ये याद रखना है कि मैं पहचानूंगा कैसे कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है। रिएक्शन देख के भी समझ में आ सकता है, और नहीं समझ में आ रहा है तो वैल्यू देख के समझ में आ जाएगा। समझे क्या? दो तरीके हैं एनोड और कैथोड को पहचानने के। या तो आप रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज देख करके पहचान सकते हो, या रिएक्शन देख के भी पहचान सकते हो। रिएक्शन में साफ साफ दिख रहा है कि क्रोमियम ऑक्सीडाइज हुआ है। किसी को ऑक्सीडेशन रिडक्शन में अभी भी डाउट है तो पूछ लो, इसका समझ में नहीं आ रहा है ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है रिडक्शन कहां हो रहा है। आप ये देखो कि एटम से आयन बन रहा है, कैटायन बन रहा है लूज करके इलेक्ट्रॉन, एंड ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये Cd2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तब तो Cd बना, तो ये इसने गेन किया है, तो रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। समझ रहे हैं क्या? आगे वैल्यू माइनस किए, क्या माइनस क्या किए? -0.40 माइनस ऑफ -0.74। अच्छा, उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहां नेगेटिव वैल्यू देखिए, समझ जाना गलत कर रहे हैं। ये क्या बोला मैं? हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक एप्लीकेशन था ना कि वो बता देगा कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई, इसका मतलब हमने सही प्रेडिक्ट किया है कि कैडमियम कैथोड है और क्रोमियम एनोड है। आ रही वैल्यू पॉजिटिव है ना? कितना आएगा? +0. ये पहला चीज निकला है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल।
अब इसी का आपको डेल आर जी नॉट निकालना है और केसी निकालना है। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? डेल आर जी नॉट का तो फॉर्मूला है, अगर नहीं याद आ रहा तो ध्यान देना। डेल आर जी नॉट क्या पढ़ते थे अपन? इट इज अ यूजफुल वर्क डन। डेल आर जी नॉट इज यूजफुल वर्क डन, वो भी माइनस, बिकॉज एनर्जी चेंज माइनस होता है। आप काम कर रहे हो तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी नहीं, कमी होगी। तो फाइनल माइनस इनिशियल विल ऑलवेज बी नेगेटिव। फाइनल कम होगा ना, इनिशियल ज्यादा होगा। आप जब काम करना चालू किया था तो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, काम करने के बाद एनर्जी कम हो गई, जी टू माइनस जी1 विल बी नेगेटिव। तो माइनस वर्क डन, और ये क्या था हमारा वर्क डन? किस टाइप का है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन। क्या फॉर्मूला लिखे थे? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। बस सिंपल मल्टीप्लाई करना है। समझ रहे हैं क्या? यहां पे बस ये ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे एन का वैल्यू कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ऊपर की रिएक्शन में, बताओ तो मुझे। कोई और कुछ? वो नहीं आया पिछले 2-3 क्लास से। आप लोग तो जवाब दो भाई। सीआर से Cr3+ कैसे बनेगा ये बताओ मुझे, 3 लूज करके। 2 सीआर है ना, तो दोनों 3-3 लूज करेंगे तो कितने होगा? 6। Cd2+ से Cd बनना है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, क्योंकि Cd2+ बना ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके है। उसको वापस दोगे ना उसका 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे कितने Cd है? 3। 3 इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। समझ रहे हैं क्या? तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6। एम आई क्लियर? देखो इट्स जस्ट लाइक अगर आपने जिंक और सिल्वर भी लिया तो आप वो 2 मल्टीप्लाई करते हो ना इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। ध्यान दो इधर, Zn प्लस Ag पॉजिटिव गिव्स यू Zn2 पॉजिटिव प्लस Ag। यहां आपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये एक ही गेन कर रहा है, तो आप यहां पे 2 लगाते थे। अब ये 2 लूज किया, ये 2 गेन किया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हुए? 2। बस सेम चीज यहां पे भी है, पूरा इक्वेशन बैलेंस्ड है। नीचे वाले में बताओगे क्या? नीचे वाले में क्या हो रहा है? हाँ, एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। Fe2+ से Fe3 बनना है तो क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, और वही एक इलेक्ट्रॉन जो लूज किया है वो Ag पॉजिटिव ने गेन करके Ag बन गया। तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, तो n का वैल्यू 1। क्लियर है? और फर्स्ट वाले में n का वैल्यू 6। अब सॉल्व कर लो, n का वैल्यू आ गया आपके पास 6। f पता है आपको कितना होता है? फैराडे 96,500 कूलम। ये वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है। और ये वैल्यू आई कहां से थी? एनीवन? हाँ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। कोई डाउट यहां पर? ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आता है 96,500 अप्रोक्सीमेटली। तो ये हमारे एफ का वैल्यू होता है। और ई नॉट सेल तो आप ऊपर निकाल चुके हो, बस तीनों को मल्टीप्लाई करना है। बताइए क्या आ रहा आंसर? डेल आर जी नॉट 19 माइनस में आएगा ना। हाँ, -19686,860। हाँ, उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दो तो 196.86 किलो जूल हो जाएगा, डिवाइड बाय 1000। आ रहा है राघव? 1999 19686 आएगा भाई। आ रहा है -196.86 किलो जूल पर मोल। पहले जूल में आएगा आंसर, डिवाइड बाय 1000 कर देना, किलो जूल हो जाएगा। ठीक है, के बचा है दीदी। तब एक पार्ट होगा क्वेश्चन का, अभी दूसरा रिएक्शन में तो आया नहीं अपन। हाँ, केसी कैसे निकालोगे? क्या फॉर्मूला? डेल आर जी और केसी के बीच में क्या फॉर्मूला देखो एक बार। तो फॉर्मूला नंबर 1 ये हुआ, ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्मूला।
हाँ, थर्ड फॉर्मूला क्या लगने वाला है इसमें? डेल आर जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 2.303 आर टी लॉग ऑफ के, के सी के। ठीक है, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला। तो सीक्वेंस में चलेंगे भाई, ये नहीं निकाल पाए तो ये भी नहीं बनेगा, और ये भी नहीं बना तो वो भी नहीं बनेगा। समझ रहे हैं क्या? तो अगर ये ही नहीं बना पाए तो आगे बढ़ जाना, क्वेश्चन छोड़ देना, क्योंकि बाकी दोनों भी नहीं बनने वाला। तो ये सीक्वेंस में ना आप इसको निकालोगे, इसी को यूज करके तो डेल आर जी नॉट निकाले। अब डेल आर जी नॉट निकाल के यूज करके तो आप लॉग के निकालोगे, लॉग के एंटी लॉग करना पड़ेगा तब क्या आएगा। समझ रहे हैं क्या? तो क्या हो जाएगा वैल्यू, लॉग के इज इक्वल्स टू डेल आर जी नॉट आपने क्या निकाला है, अब उसको जूल में ले लो, क्योंकि ये तो हमारा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है ना, उसको किलो जूल में ले भी नहीं सकते वैसे भी। तो माइनस 196860, ये सब डिवाइड में आ जाएगा तीनों, डिवाइडेड बाय कितना, -2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, कुछ नहीं दिया है तो 298 केल्विन। टेम्परेचर दिया है क्या? नहीं दिया है, ठीक है, 298 लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये पूरा। अब आप ये वैल्यू निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बस, और फिर लास्ट एंटी लॉग, तब तो आएगा ना के। एग्जाम के लिए ना आप ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन याद रख सकते हो, क्योंकि ये तीन तो हर बार आएगा, 2.303 इंटू आर इंटू टी हर बार आएगा। तो ये तीन को बार बार मल्टीप्लाई करने से बेटर आप एक बार मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू याद रखो कि ये वैल्यू इतनी आती है, ताकि हम डायरेक्टली एग्जाम में यूज कर सकें। सुन रहे हो क्या बोल रहा हूँ? 2.303 इंटू 298 इंटू 8.314। अभी के लिए लिख लो वैल्यू, लॉग के का वैल्यू आएगा पूरा डिवाइड करने के बाद 30, हाँ क्या 0, अच्छा इन तीनों का वैल्यू नहीं, वो तो आर टी अपॉन एन एफ का वैल्यू था भाई, वो अलग था ना। वो क्या था, आर इंटू टी इंटू 2.303 अपॉन एफ भी करते थे। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? इसका वैल्यू आता था ये 0.0591। बाकी लोगों को समझ में आया वो क्या पूछ रहा है? हमने जो नर्स में किया था वो अलग चीज थी ना, वो आर टी अपॉन एन एफ था, इतने का वैल्यू ये आता, जैसे अपन ये याद रख लिया ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वैसे ही मैं बोल रहा हूं कि आप इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन भी याद रख लो। ठीक है, हाँ, अभी के लिए मैं बता रहा हूं, लॉग के का वैल्यू आ रहा है 34.5014, 34.5014। अब इसका एंटी लॉग कैसे देखोगे? 34 को 10 टू दी पावर 34 अलग कर देंगे। अब 0.50 का 1 और 4 देखेंगे टेबल में, देखो एक बार टेबल में, इसको ऐसे लिखते हैं अपन, देखो लॉग ऑफ k इज इक्वल्स टू 34.5014 को a इज इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 34.5014, ये बताया था मैंने कि यहाँ बेस 10 होता है, आपने 10 को यहां से धक्का दिया तो 10 वहां ऊपर गया, 34 को ऊपर लेके चला गया। याद आ रहा है? अब ये तो हम निकाल नहीं सकते, 10 टू दी पावर 34 का मीनिंग हमें पता है क्या होता है। 10 टू दी पावर 34 का मीनिंग होता है 1 के बाद 34 जीरोस, बट 10 टू दी पावर 34.5014 हमें नहीं पता, वही हम टेबल से निकालेंगे। ठीक है, इसके ऊपर मैं अलग अलग कर देता हूं, 10 टू दी पावर 0.5014 अलग एंड 10 टू दी पावर 34 अलग। इसको देखने के लिए अपन टेबल यूज करेंगे। तो देखो टेबल में क्या दिया, 0.50 क्या वैल्यू है, 0.50 का 1 देखना है, 0.50 का 1 कितना है, वो अलग बोल रहे हैं आप, एंटी लॉग लॉग टेबल तो नहीं देख रहे हो। हाँ क्या बोल रहे हैं,
3170। आप क्या बोल रहे हो? आप लॉग टेबल देख रहे हो? पलटो ना एक पीछे पेज। हाँ, मिला। 393170। और 4 का मीन डिफरेंस कितना है? मीन डिफरेंस वाले कॉलम में फोर्थ के नीचे देखो क्या है, कितना है? 3। ऐड करने पर 3173, और जब लिखोगे तो 3.173 इंटू 10 टू द पावर 34, ये के का वैल्यू हो गया। 3.173 इंटू 10 टू द पावर 34। ठीक है, तो 3 चीजें निकालनी थी इसमें। ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट में भी करना है। सुन रहे हैं क्या? सेकंड वाला हमारा इक्वेशन क्या है, आयरन वाला। ये होमवर्क रहेगा आप लोग का। ठीक है, इसमें पहले क्या निकालोगे, ई नॉट, फिर डेल आर जी नॉट, एंड सिमिलरली ऐसे जैसे अपन ने के निकाला, एंटीलॉग करके के निकालेंगे, हो जाएगा ये। इसमें भी आप समझ गए ना कि एनोड कौन है, कैथोड कौन है। आयरन आपका क्या है, एनोड, और सिल्वर क्या है, कैथोड। वैल्यू आप टेबल से निकाल लेना अपने। सुन रहे हो क्या? क्या 5000 का ये हो जाएगा सेकंड पार्ट, है ना। पहले पहले ई नॉट निकलेगा, फिर डेल आर जी नॉट निकलेगा इस फॉर्मूले से, और फिर इस फॉर्मूले से के निकलेगा एंटीलॉग करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो ये वाला होमवर्क रहेगा सेकंड पार्ट, ध्यान से करके लाना। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। नर्स्ट इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखते हैं नर्स्ट इक्वेशन? पहले एक क्वेश्चन देखना है यहां पर। अगर एक इक्वेशन है ऐसा, ए प्लस बी बी गिव्स यू एक्स एक्स प्लस वाई वाई, इसका नर्स्ट इक्वेशन क्या था, जल्दी बताओ। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ x to the power x, y to the power y, concentration of a to the power a and concentration of b to the power b। ये हमारा जनरल इक्वेशन है। ठीक है, अब पहले वाले सेल रिप्रेजेंटेशन से पहले अपन इक्वेशन लिखते हैं। सुन रहे हैं? तो सेल रिप्रेजेंटेशन से इक्वेशन कैसे लिखोगे, mg से बनेगा Mg2 प्लस, मतलब ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। सुन रहे हैं? ऐसे भी अपन याद रख सकते हैं ना कि जो सेल रिप्रेजेंटेशन में पहला लिखा हुआ है वो क्या है, और दूसरा क्या लिखा हुआ है। पहला क्या है और दूसरा क्या है, तो इन दोनों रिएक्टेंट को एक साथ लिख देंगे, Mg प्लस Cu2 प्लस गिव्स यू Mg2 प्लस प्लस Cu। आगे रिएक्शन जैसे ये था, है ना। आगे बढ़े, तो अब लिखे इसके लिए नर्स्ट, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन, कितना आएगा एन का वैल्यू 2। 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। जैसे अभी कैडमियम वाला देखे थे 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे, यहाँ पे 2, और वो जो मैंने होमवर्क दिया उसमें 1, एन का वैल्यू 1 हो जाएगा वहां पे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू 2। आगे बढ़े, लॉग ऑफ, चलिए बताइए, इन दोनों का कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में और इन दोनों का कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में, रेज टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसमें कि यहां पर ये प्योर सॉलिड है और ये प्योर सॉलिड है, इसको इग्नोर कर देंगे। प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड को हम नहीं लेते, सिर्फ सॉल्यूशंस को लेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन कौन कौन है, Mg2 प्लस, और यानी कि जो आयंस है वही सॉल्यूशन है। तो लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस, पावर क्या रहेगा 1, यहां कुछ नहीं तो 1 है ना भाई, तो पावर क्या रहेगा 1 डिवाइडेड बाय कॉपर का कंसंट्रेशन। अब ध्यान से क्वेश्चन में देखो, आपका कॉपर और मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन ब्रैकेट में दिया हुआ है, पुट कर दे वैल्यूज। यहां तक फॉलो कर रहे हैं, कोई डाउट है तो अभी पूछो। अरे आगे, हाँ डाले वैल्यू। अच्छा, ई नॉट सेल क्या होगा इसका, ई नॉट सेल
तो वैल्यू दिए क्या आपको बुक में नीचे? नहीं दिए। देखो टेबल में, अभी तो अपन मैग्नीशियम का देखे थे ना, 2 पॉइंट कुछ था ना, 2.36। ये किसके लिए जरूरत है? ई नॉट सेल निकालने के लिए चाहिए ना मुझे। क्या क्या माइनस क्या करूंगा जल्दी बताओ? 0.34 माइनस ऑफ माइनस 2 पॉइंट। ये किसको समझ में नहीं आया जल्दी बताओ? ये क्या है? ई नॉट कैथोड, और ये है ई नॉट एनोड, जो टेबल से दिखेगा अपन को। समझ रहे हैं क्या आप लोग? देख लो टेबल, कृष्णा की एक बार टेबल देखो, आप भी देखो टेबल एक बार तनिष्का। टेबल से आपको वैल्यू दिख जाएगी, समझ रहे हैं क्या? तो मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी है? -2.36, एंड कॉपर की वैल्यू कितनी है? +0.34। दोनों को क्या कर दिया? माइनस। 2.70, हाँ 2.7। तो ये आपका हो गया ई सेल इज इक्वल्स टू, ई सेल इज इक्वल्स टू 2.7170 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग क्या बाय क्या आएगा? दिस अपॉन दिस है ना, 0.001 डिवाइड बाय 0.0001। क्या आएगा वैल्यू? हाँ, आप दोनों को 10,000 से मल्टीप्लाई करो ना, तो नीचे वाला 1 हो जाएगा और ऊपर वाला 10, और लॉग 10, अच्छी बात है, टेबल देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लॉग 10 क्या होता है? 1। तो ये पूरा 1 हो गया। तो बस आपको क्या करना है? इसको डिवाइड बाय 2 करना है और माइनस कर देना 2.70 से। सिंपल। शायद क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। तो आगे पढ़ना भाई, क्वेश्चन लिखा है ना। राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। वो 298 है, तभी अपन 0.0591 लिए, हाँ है ना। अगर वो टेम्परेचर चेंज कर देता तो आप 0.0591 नहीं ले सकते। सुन रहे हो क्या? हमने 0.0591 क्या निकाला है? 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 अपॉन 96,500। इसका वैल्यू है वो 0.0591। अगर टेम्परेचर 298 के अलावा कुछ और लेने बोलता है यहां पे, तो ये वैल्यू गलत होती है, पर जनरली 298 ही दिया रहता है। सुन रहे हैं क्या? समझ में आ रहा है? क्या फाइनल आंसर? कैसे आएगा भाई? 2.70 से कम आएगा ना आंसर। अरे आप 2.70 से कुछ माइनस कर रहे हो, तो आंसर 5 पॉइंट कैसे आ सकता है? हा? नहीं, 2.68। 2.67 के बाद कुछ आ रहा होगा नंबर। 2.68, आंसर इज 2.68। अरे बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको डिवाइड करना है। ये भी अपन किए थे, कितना? -0.02955, 2.70, तो 2.68 वोल्ट आएगा आंसर। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो पहला काम हमने किया कि सेल रिप्रेजेंटेशन को देख करके सेल इक्वेशन लिख दिया। ये नहीं लिखोगे तो डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो आप, समझ में आ जाएगा। तो यहां पे क्या क्या लोगे? क्या अपॉन क्या लेंगे? ठीक है, ये इधर रहेगा और Fe2 पॉजिटिव उधर रहेगा, तो Fe2 ऊपर आएगा और H पॉजिटिव नीचे आएगा। और H पॉजिटिव तो 1 है, अच्छी बात है। आपको सिर्फ ये नहीं करना, लॉग ऑफ ये क्या होता है। और थोड़ा सा इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा आपको। इक्वेशन लिख ही लेना, पता है क्यों? क्यों लिखना इक्वेशन? हाँ, नहीं, एनबी और पावर निकालने के लिए। आप अगर इस इक्वेशन को लिखोगे ना, नहीं वो नर्स्ट इक्वेशन लिखने बोला है, मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं। ये इक्वेशन से अपन को पता चलता है ना कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है। आप इसका इक्वेशन लिखोगे तो देखो, आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है,
H प्लस तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, तो जब आप इक्वेशन लिखोगे ना तो 2H+ हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे वो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। समझे मैं क्या बोला? 2 किसके सामने लगने वाला है? H+ के सामने। 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बनाएंगे। पर यहाँ पे फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि H का कंसंट्रेशन 1 है, इसलिए 1 का स्क्वायर मिस भी कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। बट इसके नीचे वाले क्वेश्चन में बहुत फर्क पड़ जाएगा। देख रहे हो अगला क्वेश्चन नीचे वाला? यहां भी टिन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके टिन 2 पॉजिटिव बना। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए आपको H कितना चाहिए? 2। यहाँ इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं लिखोगे तो आप ये लिखते वक्त गलती कर दोगे, क्योंकि इसका पावर चलाना पड़ेगा ना आपको। Sn gives you Sn2 plus H पॉजिटिव gives you H2। पर ये H2 एक सिंगल H से तो नहीं आने वाला, वी नीड 2H पॉजिटिव। अब ये इक्वेशन बैलेंस हुआ है। जब आप इसका लॉग के बाद वाला चीज लिखोगे ना तो आपको Sn2 पॉजिटिव का तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके सामने तो 1 ही है, बट H पॉजिटिव के सामने 2 है, तो आपको H पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 में इसका वैल्यू 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मिस हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। बट सेकेंड क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 0.020 है, वहां मिस नहीं होना चाहिए ये स्क्वायर। अब समझ में आया है ना? तो ये ट्राई करोगे बाकी 3 पार्ट। ना इक्वेशन लिखना है, नहीं एमएफ निकालना है, ऐसे ही। ठीक है, एक क्वेश्चन ना मैं ये नर्स इक्वेशन का पीवाईक्यू से लेता हूं, उसको ट्राई करते हैं ना कि हमको क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। नर्स इक्वेशन का ये तो एनसीईआरटी का था, है ना? एक सेकेंड, इसको सॉल्व करते हैं। देखो जल्दी से, ये आपके पीवाईक्यू का ही है ना, मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर का ही क्वेश्चन है ये। कितने नंबर का क्वेश्चन है? देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये पूरा 5 नंबर मिल सकता है अपन को। मैंने इसलिए कहा कि फिजिकल केमिस्ट्री इजी है, कंसेप्चुअल है, कुछ ज्यादा आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है। समझ रहे हैं क्या? क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? देखो, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब वही 298 केल्विन। अच्छी बात है, 0.059 वाला नंबर काम आ जाएगा हमारे। ठीक है, ओके। जिंक से Zn2 प्लस, कैडमियम 2 प्लस से कैडमियम, और दोनों का कंसंट्रेशन ब्रैकेट में लिखा है जो कि 1 नहीं है, यानी कि ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, तभी तो नर्स यूज करना है। यहाँ कहीं नहीं लिखा रहेगा यूज नर्स इक्वेशन टू सॉल्व दिस, वो आपको समझना है कि इसमें नर्स लगेगा। एम आई क्लियर? क्योंकि कंडीशन जब तक स्टैंडर्ड है तब तक अपन ई नॉट सेल बोलते हैं, पर जहां कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है वी से ई सेल। एंड फॉर्मूला क्या होता है? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ। अब बताइए क्या लू ऊपर? हाँ, ऊपर आएगा Zn2 प्लस और नीचे आएगा CD2 प्लस का कंसंट्रेशन। पावर और कुछ जाएगा क्या? नहीं ना, क्योंकि देखो आप इक्वेशन लिख करके देखो, Zn चेंज हुआ है और CD2 प्लस CD में इक्वेशन बैलेंस है। 2 इसने लूज किए, 2 इसने गेन कर लिए, खत्म। एम आई क्लियर? तो पावर दोनों का 1 1 ही रहेगा ना। जल्दी मुझे इसका आंसर बताइए तो कितना आएगा? ई नॉट सेल कोई निकाला क्या? देखो ई नॉट सेल के लिए मैं बोला ना ऐसा डेटा दिया रहेगा आपको, और ये भी दे दिया देखो कि log 10 1 होता है। क्या ई नॉट सेल? ई नॉट सेल कैसे निकालोगे? ई नॉट ऑफ कैथोड कौन है हमारा? कैडमियम है, तो ई नॉट ऑफ कैडमियम माइनस ई नॉट ऑफ जिंक। समझ रहे हैं क्या? माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ, बताओ, 0.001 अपॉन 0.1, क्या आएगा ये इसका आंसर? -2। किसका आंसर बता रहा है?
आप दोनों को 1000 से मल्टीप्लाई करो, और 1000 से नहीं, किससे? हाँ 1000 से ही ना, तब तो ऊपर 1 आ जाएगा ना, नहीं समझे? पॉइंट हटाने की बात कर रहा हूं मैं। आप अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हो और इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये 1 हो जाएगा, ऊपर वाला 1 हो जाएगा ना, और नीचे वाला 100, नीचे वाला इतना सॉल्व करके पहले देख लेते क्या आएगा, फिर अपन बाकी तो सब माइनस ही करना है। तो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा 10 टू द पावर 100, 10 टू द पावर 2 या 100, ठीक है। अब इसके इसी को क्या करेंगे, लॉग ऑफ 1 अपॉन 10 टू द पावर 2, ऐसा लिख सकता हूं। इसको ऊपर लेके जाते हैं तो लॉग ऑफ 10 टू द पावर -2, ये भी ठीक है। अब -2 जंप करके सामने आ जाएगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, सुन रहे हैं क्या? लॉग m टू द पावर n क्या होता है, n log m, यानी कि -2 log 10, और log 10 क्या होता है, तो -2, ठीक ठीक है, कर लो बाकी चीजें। इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है क्या, देखो। हाँ? नहीं, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी ना फिर, मतलब एक तरह का ये क्या सेल है, मतलब रिएक्शन कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्योंकि आपका आंसर वो -2 आया लॉग का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस, और ये 2 और 2 कैंसिल भी तो हो जाएगा ना, है ना। 0.0591 के नीचे भी 2 है और वहां पे आपका आंसर भी 2 आ रहा है लॉग का, तो 2 2 कैंसिल, बस ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा साइन। अच्छा नहीं, वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी। फाइनल आंसर क्या आ रहा है? इसका क्या आंसर बताए थे आप लोग, ई नॉट सेल 0.36, हाँ 0.36 प्लस 0.059, ठीक कर रहे हैं ना, 2 2 तो कैंसिल हो गया है, 0.419 यानी कि 0.42 वोल्ट, 0.42 वोल्ट। कोई डाउट है क्या इसमें, जल्दी पूछो अभी। आयुष आ गया, आ रहा है आंसर सेम। यश इधर, राघव पक्का 100%? क्या हो भूमिका, प्रणब आ रहा है, बन रहा है, रुद्र, रुद्र नहीं सॉरी, आयुष्मान। तो ये मेन है ना, नर्व्स इक्वेशन लिखना, जो भी अपन ऊपर क्वेश्चन देखे उसमें 4 क्वेश्चन थे ऐसे, जिसमें मैंने एक बताया, 3 होमवर्क दिया आपको, तो उसके भी नर्व्स इक्वेशन लिख के आपको ई सेल निकालना है। तो ऐसी क्वेश्चन आ जाएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, और पेपर में एक क्वेश्चन आता है नर्व्स का, सुन रहे हैं क्या? ये क्वेश्चन देखो, आज जो हमने किया उसके जैसे ही है ना, देखो जो मैंने आपको होमवर्क दिया, एक सेकंड वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट हमने किया था वो कैडमियम और क्रोमियम वाला, उसमें भी डेला जी नॉट निकालना था, उसमें भी केसी निकालना था, ई नॉट निकालने नहीं बोला, बट उसके बिना तो आप बना ही नहीं पाओगे। हाँ बोल दिया था ना कि कैलकुलेट दी सेल पोटेंशियल, और फिर नीचे एक लाइन में लिख दिया था ऑल्सो कैलकुलेट डेल आर जी नॉट एंड केसी, बट यहाँ वही दोनों निकालने बोला, बट ई नॉट सेल के बिना तो निकाल ही नहीं पाओगे, समझ रहे? क्या होगा बताओ, ई नॉट सेल का वैल्यू जल्दी बताओ, ई नॉट सेल का वैल्यू, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सिल्वर माइनस ई नॉट ऑफ आयरन, हाँ 0.80 माइनस ऑफ -0.44, कितना हो जाएगा 1.44,
0.24 वोल्ट, ये हमारा ई नॉट सेल आ गया, है ना। फिर डेल आर जी नॉट क्या होता है, फॉर्मूला जल्दी बताओ, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो डेल आर जी नॉट निकल जाएगा। और फिर केसी निकालने के लिए -2.303 आर टी लॉग ऑफ केसी, खत्म। वैल्यू नहीं दिया पर एंटी लॉग का ना, चलेगा, नहीं दिया तो टेबल भी नहीं कुछ नहीं, तो एटलीस्ट लास्ट स्टेप तक तो छोड़ के आ सकते हो ना, लॉग ऑफ के सी इज इक्वल्स टू कुछ तो लाके छोड़ सकते हैं, है ना। यहाँ आपको ना वो चीज का जरूरत पड़ेगा जो मैंने आपको भी बोला कि याद रख लेना, वो वैल्यू, इसकी वैल्यू 2.303 इंटू आर इंटू टी, समझ रहे हैं क्या, तो ये डिवाइड करना पड़ेगा ना उसको। आप केसी निकालने के लिए क्या करोगे, लॉग केसी इज इक्वल्स टू इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ई नॉट से डेल आर जी नॉट से डिवाइड करोगे ना, और फिर उसी का तो लॉग केसी निकालोगे। क्लियर है ये। ये क्वेश्चन देखो, ये भी कैसे बनेगा, ये किससे बनेगा, ये नर्स्ट इक्वेशन से, ये भी आपका नर्स्ट इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। ये आपका एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। अब बस ये कि आपको इक्वेशन लिखोगे तो पावर में 2 जाएगा। ये हमारे उसके जैसे क्वेश्चन है जो अभी आपके उसमें था, बस वैल्यू यहाँ पर 0.01 है, और वहां पे मेरे ख्याल से 0.020 थी, ऐसी कुछ। वहां भी जो 10 था ना, समझ रखिए, सिर्फ मुंडी ला रहे हो, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की, बस ये वैल्यू चेंज है। ये देख लिया क्या एक बार, समझ में आ रहा है, एस एन से SN2+ 0.05, H प्लस से H2 0.02। वापस उस क्वेश्चन में आओ, Sn से Sn2+, वैल्यू बस चेंज है, H प्लस से H2, वैल्यू चेंज है, बाकी वही क्वेश्चन है पूरा। समझ रहे हैं क्या, तो पहले आप ई नॉट सेल निकाल लोगे, इन दोनों की वैल्यू से ई नॉट सेल निकल जाएगा ना, अरे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो तो जीरो होता, नहीं भी रहेगा तो पता रहेगा ना, जीरो होता हाइड्रोजन शी का रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होता है, उसी वही वही तो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड था, उसी की तो हेल्प से हमने बाकी सबका पोटेंशियल निकाला था, उसका जीरो होता है, और इसका लिखा हुआ रिडक्शन पोटेंशियल -0.14, हो जाएगा, ये बनेगा। हाँ, प्लैटिनम, हाँ वो पीटी का जो रॉड लगाया था ना हमने शी का कंस्ट्रक्शन में, पीटी था, बिकॉज देखो हाइड्रोजन तो गैस है, गैस का तो रॉड बना नहीं सकते, तो वहां बन क्या लिए थे, पीटी लिए थे। वो पीटी का जरूरत भी बस इसलिए पड़ा था कि हाइड्रोजन को रिएक्शन करने के लिए जगह चाहिए, सरफेस चाहिए, तो प्लैटिनम वो सरफेस है जहां पे हाइड्रोजन बैठ के रिएक्शन करेगा, समझ रहे हैं क्या? ये बनना चाहिए वाला क्वेश्चन भी ना, ये बनाओ घर जाओ, आंसर जिसका आएगा वो बाहर निकलते आना बिना कुछ बोले। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये, 3 नंबर का। अभी भी कुछ डाउट है तो पूछो। एक काम कम कर दिया ना आप लोग का, ई नॉट सेल पहले से दे दिया।
और टेम्परेचर कुछ नहीं दिया रहेगा तो 298 मान के चलेंगे ना। ज्यादा कम नहीं हो गया? कैसे किया है रे, कैसे लिखा है कचरा टाइप से? कहीं लॉग वॉग भी नहीं दिख रहा है मेरे को फॉर्मूले में। तो ये अच्छे से लिखना है ना भाई, अच्छे सॉल्व कर पूरा। इससे अच्छा तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ तेरे से, तो कॉपी तो अच्छे से। ऐसे कचरा लिखेगा तो कैसे पढ़ेगा आगे? ये आंसर नहीं, मुझे भी नहीं पता ना, सॉल्व करना पड़ेगा ना। आप लोग बिना सॉल्व करे बता पाते क्या? 1.0, 1.02, जरा इतना कम कैसे आ रहा था? 1.02 बोल रहे हैं लोग। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल minus 0.0591 upon 2 into log of 0.1 divided by, इसका स्क्वायर किया कि नहीं? 0.01 का स्क्वायर, ये है ना स्क्वायर। ये है 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ, हाँ ये कितना आ रहा है? ये 0.1 और ये 0.01 इंटू 0.01, तो आप यहां पर 10,000 और यहां पे 10,000, ये तो लॉग ऑफ कितना आया? ये हो जाएगा 1000, लॉग ऑफ 1000 बचेगा बस, ये तो 1 हो जाएगा। और लॉग ऑफ 1000 क्या होता है? 3, माइनस 3 नहीं 3। लॉग ऑफ 1000 क्या होता है? 3। कहां से आया लॉग ऑफ 1000? 3। आप 10 टू द पावर 3 लिख सकते हो 1000 को, यस और नो? 3 जम करके सामने आ जाएगा, लॉग 10 1 होता है, क्या बचेगा? सिर्फ 3। करेक्ट। यहां क्या बच रहा है? 1.05 माइनस 0.0591 इंटू 3/2। ये आ रहा है क्या? देख लो एक बार सब। 0.93 आ रहा है भाई आंसर। कैसे माइनस किया आप लोग? यस, मैं कुछ गड़बड़ किया हूं तो बताना है ना। 0.93 आना चाहिए। हाँ चलेगा उतना। 0.0591 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1.05, हाँ माइनस माइनस 0.96 प्लस प्लस सॉरी 0.96 वोल्ट। जिनका 1.02 आ रहा था क्या गलती कर रहे थे?
अभी इतने देर से अपन बोल रहे हैं कि इक्वेशन देख करके के का वैल्यू लिखना है, तो भी फिर वही गलती कर रहे हो. दिस इज लाइक थ्रोइंग अवे 3 मार्क्स, जबकि इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, है ना. ठीक है, तो नर्स इक्वेशन अच्छे से करो. एक क्वेश्चन नर्स से आता है एग्जाम में, वो भी 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा. ठीक है, इस पीडीएफ के बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पर जिसमें मैंने होमवर्क लिखा है, HW लिखा है, उसको करके लेके आना है. कौन कौन से वो नर्स के बचे हुए 3, वो एक GR और केसी निकालने वाला एक क्वेश्चन, और एक आध मैंने नर्स जो छोड़ा है बीच में PYQs में. तो आप एक एक बार पीडीएफ का हर पेज देखोगे, जहां जहां HW लिखा रहेगा वो क्वेश्चन कॉपी में होना चाहिए. सुन रहे हैं क्या? तो एक क्लास हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास रहेगी. कुछ डाउट होगा तो पूछ लेंगे नेक्स्ट, नहीं तो फिर हम उसके बाद से हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स चालू करेंगे. ठीक है, और इस संडे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का टेस्ट रहेगा. इस संडे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टेस्ट रहेगा, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अटेंड नहीं किए हैं उनकी क्लास रहेगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की. जिनका छूटा है चैप्टर उनके लिए बात कर रहा हूं मैं. बाकी लोग जो अटेंड किए हैं चैप्टर वो टेस्ट देंगे, रेस्ट बाकी बैकअप क्लास अटेंड करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की. सुन रहे हैं क्या तनिष्का? ठीक है, चलो, थैंक यू.